हाँ दोस्त, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IFRS 17 इंडेस 117 के लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताना शुरू करूं, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये लगेगा कि आखिर स्टैंडर्ड की इतनी ज़रूरत क्यों है और क्यों ये आज हर प्रोफेशनल की एक तरीके से रिक्वायरमेंट बन गई है। इवन दो इंडिया में फिलहाल इंडेस 117 अप्लाई नहीं हुआ है, बट इंटरनेशनली IFRS 17 की इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर डिटेल एनालिसिस और चर्चा करने वाले हैं। कुछ डेटा के हेल्प से आप इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। पूरी दुनिया का एक एवरेज एस्टीमेट कहता है कि 5.5 ट्रिलियन 5.5 ट्रिलियन इंश्योरेंस का मार्केट था 2021-22 के लिए। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 1.36 ट्रिलियन का मार्केट है इंश्योरेंस का। इंडिया का कोई डिस्क्रीट यानी कंक्रीट डेटा तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज एस्टीमेट कहता है कि 2021 में $100 बिलियन का इसका मार्केट था और 2032 तक 14% के एवरेज ग्रोथ रेट से ये बढ़ेगा। अगर 5.5 ट्रिलियन की हम बात करें तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी एक साल का GDP 5.5 ट्रिलियन नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस का मार्केट कितना बड़ा है और इसको रेगुलेट करने के लिए आखिर स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है। क्या ये पहली बार है जब IFRS बोर्ड ने IFRS 17 इशू किया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के लिए? नहीं, इससे पहले IFRS बोर्ड ने IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एंट्री में स्टैंडर्ड दिया था। वो एंट्री में स्टैंडर्ड सिर्फ रेगुलेशन के पर्पज से था, मतलब एंट्रीम गाइडलाइंस थी। वो सिर्फ ये बताता था कि इन लाइन विद लोकल लॉ आप इंश्योरेंस की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं था, मतलब वो एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन का स्टैंडर्ड था। IFRS 4 एंट्रीम गाइडलाइंस था, लेकिन IFRS 17 इज एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव और इसमें हर चीज अवेलेबल है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड का नाम सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंश्योरेंस एंटिटी पे अप्लाई होने वाला स्टैंडर्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज गलत है। ऐसे अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंश्योरेंस एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस एंटिटी अलग है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अलग है। ये स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग बता रहा है यहाँ पे, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बता रहा है, इंश्योरेंस एंटिटी की नहीं बता रहा। ये बात सच है कि ज्यादातर इंश्योरेंस का इंगेजमेंट इंश्योरेंस एंटिटी का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस एंटिटी की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। ये बात है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर कोई इंश्योरेंस एंटिटी अदर देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसका इस स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड में उसकी अकाउंटिंग होगी। तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस एंटिटी पे एप्लीकेबल है, ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है। अगर कोई इंश्योरेंस एंटिटी नहीं भी है और वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होगी। अगर कोई इंश्योरेंस एंटिटी है भी और वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, उसके अलावा कोई उसका है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन डिटेल में स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। आप वैसे भी जानते हैं कि मैं कभी किसी भी स्टैंडर्ड की एनालिसिस बहुत शॉर्ट में समराइज में नहीं करता। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल समय लेंगे और हर चीज़ आपको समझाएंगे भी और उसको नोट भी कराएंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी जब स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो स्पीड वीडियो का नहीं बढ़ाएंगे और जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ उसको नोट करेंगे।
शॉर्टकट में और भागने से कभी किसी चीज की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप नहीं हो सकती। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। आप प्रोफेशनल हैं, आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इवन दो अभी फिलहाल ये प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट है, किसी भी एग्जाम में इंक्लूडिंग डिप्लोमा IFRS अभी तक फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। तो एग्जाम का एंगल एक सेपरेट एंगल है, लेकिन अभी ये प्रोफेशनल एंगल से आपको इसको पढ़ना है और समझना भी है। लीजिए, सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिव। इस टेंडर को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कई बार बच्चे मुझे पूछते रहते, लोग पूछते रहते कि आपके पास कोई समरी है, नोट्स है? तो ये जो मैं लिखा रहा हूं यही नोट्स है और यही आपके काम का है। प्रेस्क्राइब फॉर द रिकग्निशन, you need to prescribe recognition, measurement, presentation and disclosures of insurance contract, ensure that entity to ensure that entity provide relevant information that faithfully presents those contracts, provide information to a user to provide information to user that helps in assessment of balance sheet. Balance sheet means financial position, profit loss and cash flow. Entity shall also assess substantive, वर्ड सब्सटेंटिव मैंने बहुत समझाया कंसोलिडेशन में। सब्सटेंटिव का मतलब होता है जिसका वाकई असर हो। सब्सटेंटिव राइट एंड obligation that arise, यहां तक नोट कीजिए। टू प्रेस्क्राइब रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जब इंट्रोडक्टरी टॉपिक मैंने आपको बताया था तभी बोला था कि स्टैंडर्ड्स के अंदर 5 तरीके की ही चीजें होती हैं। क्या? मेजरमेंट, क्योंकि किसी भी आइटम को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते अगर उसका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो हर स्टैंडर्ड में होगा मेजरमेंट। उसके बाद होगा रिकग्निशन, मतलब जर्नल, कैप्चरिंग द डेटा, रिकग्निशन। ट्रीटमेंट, कहां दिखाना है, कैसे करना है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब बताएगा। टू इंश्योर दैट एंटिटी प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एंटिटी ऐसे जरूरत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो यूजर को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समझने में ईमानदारी के साथ मदद करे।
to provide information that user that helps in assessment of balance sheet, PL account and cash flow. इन तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन एलिमेंट्स हैं, इनको समझने में आपको मदद करे इतनी इंफॉर्मेशन देंगे। एंटिटी को ये भी एसेस करना है कि कोई सब्सटेंसिव राइट और ऑब्लिगेशन तो अराइज नहीं हुआ, दैट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वो लॉ और रेगुलेशन। इसके हिसाब से आपको असेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिक्स, इशूअर पॉलिसी होल्डर। दो पार्टी, वैसे भी आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी का होना जरूरी है। पॉलिसी होल्डर क्या करता है? पॉलिसी होल्डर क्या करते हैं? ट्रांसफर सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क। और इंश्योरर क्या करता है? इंश्योरर क्या करता है? कॉम्पनसेट ऑन द अकरेंस ऑफ इंश्योरेंस इवेंट। आप इसको टेक्निकली प्रीमियम कहते हैं, और टेक्निकली आप इसे क्लेम कहते हैं। पूरा का पूरा इंश्योरेंस बिजनेस प्रीमियम और क्लेम का ही तो खेला है, इंक्लूडिंग कमीशन। हम कमीशन की बात नहीं करें क्योंकि वो खर्चे का हिसाब किताब है। नॉर्मली क्या है, पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देता है इशूअर को, पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देता है इशूअर को, और बदले में इशूअर रिस्क लेता है स्पेसिफाइड इंश्योरेंस इवेंट का। तो इसने प्रीमियम दिया और ये क्लेम देगा अगर स्पेसिफिक इंश्योरेंस इवेंट अकर होता है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का, तो आपने अपनी कार की इंश्योरेंस करा दी, बदले में आपने इंश्योरेंस एंटिटी को प्रीमियम दिया। अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस एंटिटी उसको कॉम्पनसेट करेगी, और अगर नहीं होता तो फिर उसका कोई क्लेम नहीं बनता। वैसे तो इंश्योरेंस कई तरीके के होते हैं, ये मैंने एक सिंपल इंश्योरेंस का एग्जाम्पल बताया जो प्योर इंश्योरेंस है। आपने प्रीमियम दिया और बदले में इंश्योरेंस एंटिटी ने जिम्मेदारी दी कि अगर किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग कार के साथ होती है, इवन कई बार ड्राइवर और जो लोग होते वो भी इंश्योर्ड होते हैं, तो उनको भी कॉम्पनसेट करेंगे।
अगर नहीं होता है तो आपने प्रीमियम दिया, वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास रह जाएगा। उसकी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग कैसे होगी उसके ऊपर हम फिलहाल कोई बातचीत कर ही नहीं रहे, अभी हम आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा इंश्योरेंस का मॉडल। इशूअर प्रीमियम लेता है और बदले में पॉलिसी होल्डर को क्लेम देता है अगर स्पेसिफाइड इंश्योरेंस इवेंट अकर होता है तो, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं, अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं तो यहां पे देखेंगे IFRS 17 एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बात मैं आपको बोल चुका हूं लेकिन यहां लिख रहा हूं, एंड नॉट इंश्योरेंस एंटिटी। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है, इंश्योरेंस एंटिटी पे अप्लाई नहीं होता। तो ये कभी ना सोचे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है मतलब उसकी अकाउंटिंग IFRS 17 के हिसाब से होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसकी अकाउंटिंग IFRS 17 के हिसाब से होगी। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, इट मीन्स if an entity, it means if an insurance entity enter contract which is not an insurance contract, then this tender is not applicable. Also, if a normal entity, it may also if a normal entity enters into a contract which is insurance contract, then this standard is applicable. फिर ये एप्लीकेबल होगा। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंटिटी इंश्योरेंस एंटिटी है या नहीं है वो रेलेवेंट नहीं है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स motor vehicle insurance, life insurance, some life annuity, in a nature of insurance कुछ लाइफ एन्यूटी भी इंश्योरेंस नेचर का हो सकती है। मैं हर लाइफ एन्यूटी की बात नहीं कर रहा। एक फिक्स पेमेंट आप दे रहे हैं किसी को एक फिक्स अमाउंट के बदले, लेकिन इंश्योरेंस तो तब भी है क्योंकि आपको यह नहीं पता कि सामने वाला कब तक जीवित रहेगा और कब तक मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई लाइफ एन्यूटी के अंदर इंश्योरेंस के फीचर्स हैं तब भी वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा
इसके अलावा सम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इंश्योरेंस का नेचर होता है। आगे एनालिसिस में एक एक चीज आपको पता लगता चलेगा। तो सम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मैंने आपको इंश्योरेंस के बेसिक फीचर्स बताए, लेकिन मैंने जो आपको अभी समझाया वो एनालिसिस करके समझाया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर आपके मन में कभी आए कि एक्चुअल डेफिनीशन क्या है IFRS 17 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप ये लिख लेंगे, ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी यानी द इशूअर एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क फ्रॉम another party policy holders by agreeing to compensate policy holders if specified uncertain फ्यूचर इवेंट, जिसको हम इंश्योर्ड इवेंट भी कहते हैं, adversely affect policy holders। अगर आपको एक्चुअल प्रोविजन याद रखना हो तो आप ये रख सकते हैं, और वैसे एक्चुअल प्रोविजन याद रखना भी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे बहुत समय, ज़्यादातर समय हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इवन दो आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके ऊपर मजबूत पकड़ होना जरूरी है। तो ये आपका लीगल डेफिनेशन है IFRS 17 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। जब मैं इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा रहा होता हूं बच्चे को नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल पे, तो मैंने अपनी डेफिनेशन दी वहां पे कि इंश्योरेंस का मतलब होता है पुटिंग अवे द पर्सन बैक टू द कंडीशन एज ही वाज बिफोर लॉस। मतलब किसी बंदे को वहां लाके खड़ा कर देना जहां पे वो लॉस से पहले था। ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बन सकता। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी, जिसको हम इशूअर कहते हैं, एक्सेप्ट करता है सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क फ्रॉम अनदर पार्टी, जिसको पॉलिसी होल्डर कहते हैं, बाय एग्रीइंग टू कॉम्पनसेट पॉलिसी होल्डर इफ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जिसको आप इंश्योरेंस इवेंट कहते हैं, एडवर्सली, मतलब वो इवेंट हुआ और उससे पॉलिसी होल्डर को नुकसान आ गया। अगर नुकसान नहीं आए तो कुछ नहीं हुआ। मान के चलो आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, दुकान में आग तो लगी लेकिन आग को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भले ही इंश्योरेंस इवेंट अकर हुआ लेकिन उससे कोई फायर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल जाएगा। अगर मान के चलो कहीं पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लेकिन गाड़ी का उसमें डैमेज नहीं हुआ, कई बार होता है इधर उधर हो गया लेकिन डैमेज नहीं हुआ, तो वैसे सिचुएशन में आपको कोई क्लेम मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्लेम तभी मिलेगा जब वो इवेंट भी अकर हो और उसका एडवर्स हिट भी पड़े पॉलिसी होल्डर्स पे। तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा एप्लीकेबिलिटी।
जिसको आप कई बार स्कोप के नाम से भी जानते हैं। स्कोप। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी दिस टेंडर इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, with discretionary पार्टिसिपेशन फीचर्स। आगे आपको पता लगेगा ये डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर्स क्या होता है। प्रोवाइडेड एंटिटी इशू री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। प्रोवाइडेड एंटिटी इशू री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है विद पार्टिसिपेशन फीचर्स के साथ, वहां पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो अब सवाल है नॉन एप्लीकेबिलिटी। दिस टेंडर इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? इन सारी चीजों को भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। पता लगा हम इंश्योरेंस में मास्टरी कर बैठे और हमें यही नहीं पता है कि एप्लीकेबल कहां होगा। आप जहां भी देखते हैं जाकर चलाओ लगा हुआ ये FRS 17, सामने वाला देख के कहता है लग रहा है दिमाग हिल गया है इसका पढ़ते पढ़ते। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां एप्लीकेबल होगा और कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे वारंटीज, वारंटीज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, ये लोग जो वारंटी देते हैं उस वारंटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंड AS 37 में होता है। ये बात आप जानते हैं पहले से ही। हाउएवर इफ वारंटी is provided by third party, standard become applicable। अगर कोई थर्ड पार्टी दे दे तो फिर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। आप बोलोगे ये क्या हुआ? मान के चलो कि प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी ए लिमिटेड है और उसने किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रखा, उसे वो पैसे देते और कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप जानो, मैं नहीं जानता। मतलब मैं एसेट बनाता हूं, मैं कस्टमर को वारंटी भी देता हूं, लेकिन कस्टमर मेरे सामने नहीं आता। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा, फिर ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट कोई डीलर, मैन्युफैक्चरर या रिटेलर देता है वारंटी तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। इंड AS 37 वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है।
रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, इसकी अकाउंटिंग होती है इंडेस 19 में, तो यहां पे इसका कुछ नहीं होगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन फ्यूचर यूज, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन फ्यूचर यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल आइटम, किसी नॉन फाइनेंशियल आइटम का फ्यूचर में यूज करेंगे, उसके लिए कोई राइट ऑब्लिगेशन आए तो इंश्योरेंस नेचर का नहीं है। रेसिडुअल वैल्यू, गारंटी, लीज में आपने IFRS 16 में पढ़ा है रेसिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होती है। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय लेसी हो या मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, रिटेलर हो, तो वहां पर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई एसेट खरीदते हैं और स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आप कहते इतने का बिकेगा, जैसे लीज में नॉर्मली होता है, लेसी गारंटी देता है मैंने 10 साल के लिए लिया एसेट, 10 साल बाद जब आपको वापस करूंगा कम से कम इतने का बिकेगा, नहीं बिकेगा तो मैं अपने पॉकेट से भरूंगा। ऐसे जो रेसिडुअल वैल्यू गारंटी देते हैं, चाहे लेसी दे या मैन्युफैक्चरर दे या डीलर दे या रिटेलर दे, कोई भी दे, ये स्टैंडर्ड वहां अप्लाई नहीं होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट where entity is policy holder, जरूरी तो नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस ना करवाए, इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करा सकती है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी खुद पॉलिसी होल्डर है तो उसके ऊपर यह स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इशूअर की अकाउंटिंग को बताता है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर एंटिटी इज पॉलिसी होल्डर, हाउएवर इफ इट इज री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, देन स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल। अगर ये री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सिंपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है एप्लीकेबल नहीं होगा, री इंश्योरेंस हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये थोड़ा बताओगे क्या इसको डिटेल में, क्या कहना चाहते हैं, अभी बता देते हैं, लीजिए एनालिसिस। ए लिमिटेड ने अपने आप को इंश्योर कराया, इंश्योर्ड itself for फायर क्लेम। तो यहां पे ए लिमिटेड है पॉलिसी होल्डर, इशूअर नहीं है, पॉलिसी होल्डर है। और यहां पे ए लिमिटेड के लिए, यहां पे ए लिमिटेड के लिए IFRS 17 एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहीं अगर एग्जाम्पल बदल दें, ए लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया इंश्योरेंस, एक्सेप्ट फ्रॉम मार्केट ₹500 crore ऑफ रिस्क प्रीमियम। यानी आपने किसी का इंश्योरेंस कर दिया
अब आपको लग रहा है 500 करोड़ का जो हमने रिस्क ले लिया है ये थोड़ा ज्यादा है, तो हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। तो आपने क्या किया, बी लिमिटेड को इसमें से ट्रांसफर रिस्क प्रीमियम ऑफ रुपीज 150 करोड़ टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को 150 करोड़ का रिस्क ट्रांसफर कर दिया। बी लिमिटेड को 150 करोड़ का रिस्क दे दिया, ट्रांसफर कर दिया रिस्क। कितने का ट्रांसफर कर दिया, 150 करोड़ का रिस्क ट्रांसफर कर दिया। मतलब मार्केट से 500 करोड़ का रिस्क उठाया, अपने आप को सेफ करने के लिए 150 करोड़ का रिस्क ट्रांसफर किया। इस केस में भी ए लिमिटेड पॉलिसी होल्डर है, क्योंकि ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड को रिस्क दिया है वो एक तरीके से पॉलिसी परचेज ही तो किया, क्योंकि अगर कल कोई इस तरीके का स्पेसिफाइड इवेंट अगर होता है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड से मांग करके और कस्टमर को दे देगी। यहां पे ए लिमिटेड पॉलिसी होल्डर जरूर है लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और है, इसलिए हम इसको कहते हैं री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें इसे बोलना होगा तो हम इसे बोलेंगे री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पे IFRS 17 एप्लीकेबल होगा। यहां पे IFRS 17 एप्लीकेबल है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एंटिटी खुद पॉलिसी होल्डर होगी तो उसके ऊपर कभी IFRS 17 अप्लाई ही नहीं होगा। अगर वो पॉलिसी होल्डर एंड अल्टीमेट बेनिफिशियरी दोनों हैं, जैसे यहां पे अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी है, तब तो IFRS 17 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ पॉलिसी होल्डर है, बेनिफिट उसके थ्रू पास हो जाएगा, पास थ्रू बेनिफिट है, तो फिर वो री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है और वहां पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो मुझे लगता है कि आपको री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब समझ आ गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। ऑप्शनल एप्लीकेशन में, ऑप्शनल एप्लीकेशन, ऑप्शनल एप्लीकेशन का मतलब होता है दोस्त, यहां पे एंटिटी के पास चॉइस है कि वो चाहे तो खुद IFRS 17 लगाए या वो दूसरा स्टैंडर्ड भी लगा सकती है। यानी IFRS 17 चाहे तो वो लगाइए, नहीं तो आप कोई दूसरा स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं। सर ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जहां पे अलग अलग स्टैंडर्ड लग सकता है? फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी अकाउंटिंग IFRS 9 में भी है, लेकिन फाइनेंशियल गारंटी एक तरीके का रिस्क भी हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग आप IFRS 17 में करना चाहें तो यहां करें, IFRS 9 में करना चाहें तो वहां करें, आपके पास चॉइस है। जैसे फिक्स्ड सर्विस फी कॉन्ट्रैक्ट, किसी काम के बदले आपको फिक्स्ड सर्विस फी मिल रहा है, आप इसकी अकाउंटिंग IFRS 17 में भी कर सकते हैं, IFRS 15 में भी कर सकते हैं। तो यहां पे चॉइस है एंटिटी के पास कि वो क्या लगाना चाहती है, लेकिन याद रहे कि ये चॉइस इनिशियल रिकॉग्निशन पे है और ये इरिकवरेबल, इरिवोकेबल भी है। मतलब एक बार अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपने जो भी फॉलो कर लिया 17, 9 या 15, दोबारा आप उसे बदल नहीं सकते। यानी ऑप्शन अवेलेबल
ऑप्शन अवेलेबल एट इनिशियल रिकग्निशन इनिशियल रिकग्निशन का मतलब पहली बार जब आप जर्नल करेंगे तब इनिशियल रिकग्निशन विद इरिवोकेबल क्लासिफिकेशन। विद इरिवोकेबल क्लासिफिकेशन इनिशियल रिकग्निशन पे होगा, इरिवोकेबल होगा, मतलब बाद में आप इसे तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो भी स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, आगे आपको उसी पे चलना है। इसी को बोलते हैं इरिवोकेबल क्लासिफिकेशन। अगर आपको IFRS 9 याद हो तो मैंने बोला था ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। However, entity has at initial recognition with irrevocable classification has option to classify investment in equity share as fair value through other comprehensive income। वहां पे भी इस बात की चर्चा हुई थी कि इरिवोकेबल क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का इनिशियल रिकग्निशन पे OCI में हो सकता है, इन जनरल उसका PL क्लासिफिकेशन होता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जो चीज मैंने आपको बताई है कि हमेशा जो हमने लिया है डिसीजन कि हमें IFRS 17 अप्लाई करना है या IFRS 9, ये हमें सोच के अप्लाई करना पड़ेगा कि एक बार अगर हमने अप्लाई कर दिया तो दोबारा हमारे पास चॉइस नहीं बचता कि हम फ्यूचर में जाके इसको चेंज कर सकें। तो ये था दोस्त आपके पास में स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के गाइडलाइंस, मतलब किस तरीके से स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम यहां पे कुछ चीजों को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने की बात है कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 4, कंबाइनिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? सर जोड़ने का क्या मतलब? जोड़ने का बहुत सिंपल मतलब है कि क्या हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी एक से ज्यादा अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसे जोड़ करके काउंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कहता है ये पॉसिबल है कि आप एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ के इकट्ठा अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या है डेफिनेशंस, वो देखिए। ए सेट और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए सेट और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट with same party या related counterparty with overall commercial effect। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ए लिमिटेड है जो एक टावर बना रही है,
कॉमर्शियल टावर मान के चलते हैं। कॉमर्शियल टावर 50 फ्लोर्स, मल्टीपल यूनिट्स हैं इसमें, मल्टीपल यूनिट्स। ऐसे एग्जांपल ले लेते रफली, वन 1000 यूनिट्स, और ए लिमिटेड ने अंडर कंस्ट्रक्शन कस्टमर से पैसे लिए हैं। अब जब कोई टावर अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें कई सारे रिस्क होते हैं फ्यूचर के। जो इन्वेस्टर्स है जब वो पैसा लगाता है तो कहता है कि मेरी सेफ्टी के लिए मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को सेफ करूं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो ए लिमिटेड कहती है कि आप सी लिमिटेड से इंश्योरेंस ले लीजिए। सी लिमिटेड एक इशूअर है जो इंश्योरेंस इशू कर रही है। और ए लिमिटेड का सी लिमिटेड से टाई अप है। जैसे आप देखते हैं जब बैंक वाला आपका इंश्योरेंस लोन दे रहा होता है तो लोन का इंश्योरेंस भी करता है। जरूरी नहीं कि जो इंश्योरेंस करने वाली एंटिटी है वो भी वही बैंक हो या उसी के रिलेटेड पार्टी हो, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो सी लिमिटेड इशूअर है और उसने पूरे 1000 यूनिट का इंश्योरेंस कर डाला। इंश्योर्ड ऑल 1000 यूनिट्स। प्रीमियम तो जो इन्वेस्टर है उसने दिया होगा, इसने रिस्क का इंश्योरेंस दिया। ए लिमिटेड भी इसमें एसोसिएटेड रही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1000 जो कॉन्ट्रैक्ट है, 1000 यूनिट जो है, या तो 1000 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान के आप अकाउंट करो या फिर आप इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के अकाउंट कर दो, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइंड कर दो, कंबाइनिंग करके, क्योंकि इसका कॉमर्शियल इफेक्ट एक जैसा, ओवरऑल कॉमर्शियल इफेक्ट, एक ही टावर के सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं तो इनका कॉमर्शियल इफेक्ट एक जैसा है। कॉमर्शियल इफेक्ट कहने का यह मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइंड करेंगे, मतलब आप जोड़ेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे, हमेशा ही ध्यान रखेंगे जोड़ते समय कि उनका जो अपने पास में बिजनेस है, ओवरऑल कमर्शियल इफेक्ट है, वो सेम हो। उसमें कोई जैसे सेट और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए तो बहुत सारे अलग अलग पार्टी हैं, 1000 अलग अलग कस्टमर हो सकते हैं, सब अनरिलेटेड हैं, लेकिन इनका कॉमर्शियल इफेक्ट एक जैसा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम सेट और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ करके अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। तो इसको हम बोलेंगे कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। आता है उसके बाद में अपने पास में सेपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्प्लिट करना। पॉइंट नंबर 5, सेपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट।
सेपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। An insurance contract includes other contract also. In that case, for accounting purposes, separation is needed। सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी अकाउंटिंग के पर्पस से। आप बोलेंगे ऐसा क्या होता है? मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्पेसिफाइड एम्बेडेड डेरिवेटिव है, इसमें डेरिवेटिव स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव हो, कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे ज्यादातर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो, कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट हाइब्रिड नेचर के होते हैं, उसमें कई सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं, और इंश्योरेंस का भी सेगमेंट हो। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक ही किया था लेकिन उसमें कई सारी चीजें थी, तो ऐसे केस में आपको सबको स्प्लिट कर देना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी इसकी अकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग होगी। जैसे एम्बेडेड डेरिवेटिव अगर पता लग गया तो IFRS 9 में उसकी अकाउंटिंग होगी, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पता लग गया तो उसकी भी अकाउंटिंग IFRS 9 में होगी, डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज है तो उसकी अकाउंटिंग IFRS 15 में होगी। तो ये सब स्प्लिट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का इवेल्युएशन करना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है या उसमें कुछ और भी है। अगर उसमें कुछ और भी है तो हम उसे तोड़ के अलग कर देंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कॉलेबल कन्वर्टिबल बॉन्ड का। कॉलेबल कन्वर्टिबल बॉन्ड कॉलेबल डेरिवेटिव है, कन्वर्जन का मतलब इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो एक है कॉलेबल कन्वर्टेबल बॉन्ड, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स 3 हैं, डेरिवेटिव्स भी हैं, लाइबिलिटी भी है और इक्विटी भी है। जैसे आपने को हमने एग्जांपल दिया था एम्बेडेड डेरिवेटिव में लोन विद पेनल्टी क्लॉज, रीपेमेंट पेनल्टी। तो अगर आप रीपेमेंट करने जाओगे तो वहां डेरिवेटिव उठ खड़ा होगा। तो कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, सारे सेगमेंट को स्प्लिट करके अलग अलग अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं सेपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट या स्प्लिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब तक हम उसको ये नहीं पता लगाएंगे कि उसके फीचर्स क्या है, अगर हम उसकी अकाउंटिंग कर देंगे तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। और इसीलिए लगातार जब
सारे बच्चे मुझसे लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से आप IFRS 17 का क्लास दे दो, तो मैंने सबको कहा कि अनलेस एंड अनटिल यू आर फुल्ली क्लियर विद IFRS 9, एटलीस्ट IFRS 9, IFRS 15 एंड IFRS 16, you will not be able to understand properly the standard. अगर आपको IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 एटलीस्ट, वैसे तो सारे स्टैंडर्ड की नॉलेज हो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट अगर इन 3 स्टैंडर्ड की आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो इस स्टैंडर्ड को समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। आप बोलेंगे आज तो कोई ऐसी कठिनाई नज़र नहीं आई। उसके वजह 2 हैं, एक तो मैं हर चीज़ को आराम आराम से बोल के समझा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी इसको मैंने जैसे मैंने बोला स्प्लिट कर देना है, तो आप भी समझ गए स्प्लिट करना है। लेकिन जब स्प्लिट करके मैं इसकी अकाउंटिंग कराऊंगा, इसकी अकाउंटिंग कराऊंगा, इसकी अकाउंटिंग कराऊंगा, तो ये तीनों अकाउंटिंग आपके समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले इन स्टैंडर्ड्स को नहीं पढ़े। इसलिए इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बाद अगर आप स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं तब आपकी क्लियरिटी अच्छी होगी। कई बार हम सिर्फ इसलिए पढ़ते कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर करके इंटरव्यू इधर इधर हो जाए, काम चल जाए, तो वो मेरे हिसाब से पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है। फिलहाल डिसीजन आपका है, मुझे तो पढ़ाना है। तो मैं आज के अगले और आखिरी पॉइंट में चल रहा हूं, जिसका नाम है मेजरमेंट। पॉइंट नंबर 6 ही आएगा, यस, मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिक्स की ही हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। मेजरमेंट का क्या मतलब, जब तक वैसे स्टैंडर्ड में देखेंगे तो पहले रिकग्निशन दिया है, बाद में मेजरमेंट दिया है, लेकिन मैं पहले मेजरमेंट कराऊंगा फिर रिकग्निशन, क्योंकि जब तक किसी चीज की आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक जर्नल में अमाउंट क्या डालेंगे। इसलिए जो हमारा हेडिंग पहले है वो है मेजरमेंट, हमारा हेडिंग पहले रिकग्निशन नहीं है, मेजरमेंट। For accounting purposes, measurement of following needed। किन किन चीजों के मेजरमेंट की जरूरत है। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग नीडेड, इंश्योरेंस रेवेन्यू, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस एसेट, एंड इंश्योरेंस लाइबिलिटी। यही तो है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेज को मेजर करके आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखेंगे, और एसेट और लाइबिलिटी को मेजर करके आप बैलेंस शीट को चेक करेंगे। सर कैश फ्लो, ये तो रिसिप्ट पेमेंट से आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसके लिए हमें कोई अकाउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर मेजरिंग above items, insurance contract need to split
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अगर उसमें कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव हो, अगर उसमें कोई डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट हो, अगर उसमें कोई डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो, ऊपर भी वैसे ही बात बताई थी मैंने आपको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है। अगर वो एब्सोल्यूट इंश्योरेंस है तो झंझट ही नहीं है। बहुत सारे इंश्योरेंस बड़े सिंपल होते हैं अकाउंट फॉर करने में, जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, आपने 12,000, 15,000, 18,000 जो भी दिया एक साल का, रिस्क एक्सपायर, उसका वो इनकम हो गया, रेवेन्यू, और अगर कोई खर्चा होगा तो खर्चा, उसमें इतने झंझट की जरूरत नहीं। लेकिन जो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तो नॉर्मली इन्वेस्ट डिपॉजिट कंपोनेंट और रिस्क कंपोनेंट दोनों ही होता है। जो लंबे समय के लिए होता है, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस आजकल जाते हैं आप, हर चीज का इंश्योरेंस ही है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस की अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है, वो सिंप्लीफाइड अप्रोच से हो जाएगा, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस है, इन सब की अकाउंटिंग बड़ी आसान होती है। लेकिन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल से ज्यादा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमें अकाउंटिंग करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। जो एसेट और लायबिलिटी बनता है, इंश्योरेंस एसेट, इंश्योरेंस लायबिलिटी, ये कैसे बनाते हैं हम? इंश्योरेंस एसेट, इंश्योरेंस लायबिलिटी बनाते कैसे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, नॉर्मली प्रीमियम होता है ये, क्योंकि प्रीमियम जो आपने लिया वो एक तरीके की लायबिलिटी है, प्लस रिस्क एडजस्टमेंट, प्लस अनअर्न्ड प्रॉफिट। अनअर्न्ड प्रॉफिट, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मार्जिन। अनअर्न्ड प्रॉफिट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन। अगर आप इसको डिकंपोज करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो ये हो गया प्रीमियम का कैश प्रेजेंट वैल्यू, क्लेम एट प्रेजेंट वैल्यू, रिस्क एडजस्टमेंट। आप जानते हैं फ्यूचर हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा होता है, तो जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे जरूरी नहीं कि वो सच हो, उसको रिस्क एडजस्टमेंट कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है। और अनअर्न्ड जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन, हम इसके ऊपर कैलकुलेशन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज तो मेरा टारगेट सिर्फ बेसिक्स को समझाना था। अब यहां पे जो आपकी बात है वो है प्रीमियम, मतलब जो आपने पैसे लिए, एक तरीके की लायबिलिटी है ये, और ये जो क्लेम आप देंगे फ्यूचर में वो एक तरीके के लिए अभी आप देने वाले हैं, वो एसेट है, मतलब माइनस प्लस करके दिखाते हैं।
तो इसमें दो तरीके की चीजों को हमें समझना पड़ता है। एक समझना पड़ेगा हमें कैश फ्लो, और दूसरा समझना पड़ेगा हमें डिस्काउंट रेट। एक कैश फ्लो समझना पड़ेगा, एक डिस्काउंट रेट समझना पड़ेगा। तो हम जब अगले क्लास में इसकी एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो इवैल्यूएशन करते समय आपको ये बताएंगे और कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मार्जिन कब नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तब तो लॉस में चला जाएगा, फिर मार्जिन रह ही नहीं गया। रिस्क का एडजस्टमेंट कैसे होगा, प्रीमियम और क्लेम की प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी। इसमें मुझे इस बात को भी आपको समझाना है कि डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, प्रीमियम को कैसे लाते और ले जाते हैं। प्रीमियम डिसाइड करना तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली बताता है कि किस तरीके के इंश्योरेंस के लिए कितने प्रीमियम की आवश्यकता पड़ेगी। हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स 3-3 घंटे के नहीं बना रहे, क्योंकि कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझे कि आप बहुत लंबा लंबा लेक्चर दे देते हैं, तो उसको कई बार हम जैसे एक लेक्चर पढ़ लिए तो हमें लगता है 1 ही घंटा पढ़ा है, वो भी लेक्चर बाकी है। तो लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट रहे तो शॉर्ट लेक्चर कर देते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम कंप्लीट ही, जल्दबाजी में कुछ भी कम नहीं पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं जो मैंने आपको आज बताया। इंश्योरेंस का मार्केट दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड की जरूरत थी। इससे पहले IFRS 4 एक एंटरिम गाइडेंस था इसके ऊपर, अब IFRS 17 एक्सप्लिसिट गाइडेंस आ गया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हर तरीके के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग इसी स्टैंडर्ड में है। इस बात से कभी कंफ्यूज ना हो कि ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे है, इंश्योरेंस एंटिटी पे नहीं है। अगर इंश्योरेंस एंटिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये स्टैंडर्ड आएगा, अगर अदर देन कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये स्टैंडर्ड इंश्योरेंस एंटिटी पे भी अकाउंटिंग में नहीं आएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव में है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को प्रेस्क्राइब करना, इस बात को इंश्योर करना कि यूजर को ईमानदारी से इंफॉर्मेशन मिले जिससे वो बैलेंस शीट, पीएल और कैश फ्लो को समझे। अगर कोई राइट और एब्लिगेशन जो सब्सटेंसिव है, जो वाकई होने वाला है लॉ से, रूल से या कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको भी ये स्टैंडर्ड बताने की कोशिश करेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इशूअर होता है उसको प्रीमियम देता है पॉलिसी होल्डर, और बदले में सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर कर देता है। इंश्योर बदले में इस बात की गारंटी लेता है कि अगर इंश्योरेंस इवेंट एडवर्सली पॉलिसी होल्डर को इफेक्ट करेगा तो इशूअर उसे क्लेम दे करके ऑफसेट करेगा। IFRS 17 सिर्फ इंश्योरेंस एंटिटी पे नहीं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसका ये मतलब हुआ कि इंश्योरेंस एंटिटी अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करती तो स्टैंडर्ड नहीं आता। इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई नॉर्मल एंटिटी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो सकते हैं, कुछ लाइफ एन्यूटी भी होती है जिसका नेचर इंश्योरेंस का होता है। इसके अलावा कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लीगल डेफिनेशन अलग है। एप्लीकेबिलिटी में ये सब तरीके के इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है, री इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होता है, डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर्स पे भी अप्लाई होगा। अगर एंटिटी ने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता वारंटी पे, लेकिन थर्ड पार्टी वारंटी पे अप्लाई होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, राइट ऑब्लिगेशन, अगर फ्यूचर में कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम का यूज करेंगे तो नहीं होगा। रेसिडुअल वैल्यू गारंटी चाहे लेसी दे, रिटेलर दे, डीलर दे, मैन्युफैक्चरर दे, स्टैंडर्ड नहीं आएगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे इंश्योरेंस एंटिटी खुद ही पॉलिसी होल्डर हो वहां अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर वो री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पे IFRS 17 या दूसरा स्टैंडर्ड भी आप ले सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, फी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन याद रखें जो भी स्टैंडर्ड आप लगाएंगे इनिशियल रिकग्निशन पे लगाएंगे, एक बार लग गया तो इरिवोकेबल होगा, मतलब बाद में चेंज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट को आप कंबाइन कर सकते हैं अगर सीरीज और सेट ऑफ सीरीज एक ही पार्टी से हो या रिलेटेड पार्टी से हो जिसका ओवरऑल कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव हो। सेपरेट करेंगे आप
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसमें एक से ज़्यादा फीचर्स हों, क्योंकि हर फीचर्स को स्प्लिट करके अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए आपको इंश्योरेंस रेवेन्यू, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एसेट और लायबिलिटी चाहिए। मेजरमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है तो उसको स्प्लिट कर डाला जाए। इंश्योरेंस एसेट लायबिलिटी निकालने के लिए आप कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, रिस्क एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मार्जिन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक की बात मैंने आपको बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंट्रोडक्शन से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक जानकारी हासिल किए होंगे और हम इसके आगे अगले लेक्चर में चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।